दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर वेदों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। आप इसे कितनी बार भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने पे हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। आज मैं आपको विजुअलाइजेशन मेथड से इस एक चैप्टर को बताऊंगा और ये 10 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप वेदों से रिलेटेड टॉपिक को पूरी तरह समझ जाएंगे और एग्जाम में इससे आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन को 100% कॉन्फिडेंस से और सही करके आएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य, तीसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और चौथा विदेशियों के विवरण। इसमें सबसे पहला है धर्म ग्रंथ। भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वापायन वेदव्यास हैं। दोस्तों, यहाँ ये ध्यान रखना है, कृष्ण द्वापायन वेदव्यास वेदों के संकलन करता है, ना कि रचयिता। इन्होंने वेदों को लिखा नहीं है, इन्होंने वेदों को संकलित किया है, एक जगह पे संग्रहित किया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 वेद हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और इसके पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने से इतिहास का ज्ञान होता है, तो होता है से होत्र। आप इसको ऐसे याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि वेदों से इतिहास के बारे में पता चलता है और ऋग्वेदों से आर्यों के इतिहास के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद को 3 खंडों में बांटा गया है, मंडल, सूक्त और ऋचाएँ। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएँ हैं। तो इसे याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको इसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी शब्द अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मंडल, मंडल आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में सौर मंडल आ जाता है। तो सौर मंडल आप विजुअलाइज करो और उससे रिलेट कर दो उसके आंसर को। तो जैसे सौर मंडल है, सौर मंडल में कितनी दिशाएं हैं? तो सौर मंडल में 10 दिशाएं हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उसी तरह सूक्त, जब आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो तो जनरली उसमें चौपाया होता है, यानी 4 लाइन होते हैं। तो 10 + 4 14 हो गए। 14 को 2 नंबर पे सूक्त है, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 14 दूने 28 हो जाते हैं। तो 10 28। उसी तरह 3 नंबर पे ऋचाएँ हैं, तो आप 14 को 3 और 3 यानी 33 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 462 आते हैं। तो 10 462 ये टोटल ऋचाएँ हो गए। दोस्तों, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इस तरह से आप याद करते हो तो आप इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हो। अब ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं। ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल हैं, लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है तीसरा मंडल, क्योंकि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है 8वां मंडल, क्योंकि इसमें हस्तलिखित ऋचाएँ, जिसे खिल कहा जाता है, वो वर्णित हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है 9वां मंडल, जिसमें सोम देवता का वर्णन है। और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है 10वां मंडल, जिसमें चारों वर्णों का वर्णन है। यह पुरुष सूक्त में वर्णित है। तो इन चारों इंपॉर्टेंट मंडल को आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद से और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं और इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाएँ हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि अग्नि के लिए ज़्यादा ऋचाएँ हैं या फिर इंद्रदेव के लिए ज़्यादा ऋचाएँ हैं। 200 250 तो आपको पता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अग्नि के लिए 200 है या 250 है। तो आप याद रखो कि अग्नि के लिए कम है और इंद्रदेव के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आग कहीं जलता है तो इंद्रदेव यानी पानी से इसे बुझाया जा सकता है। यानी ज़्यादा बलवान कौन है? पानी, यानी इंद्रदेव। तो इंद्रदेव के लिए 250 ऋचाएँ हैं, जो बलवान है उसके लिए ज़्यादा ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए कम ऋचाएँ हैं। इस तरह से याद करने से आपको पक्का याद हो जाएगा। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है पूजा और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी पूजा संबंधित ज्ञान इसमें दिया गया है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। इसमें पूजा पाठ के लिए मंत्र, बलि के नियम आदि बताए गए हैं। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है सामवेद। साम का अर्थ है गान। आप सीधा से याद रखो, सामवेद में गान संबंधित चीजें दी गई हैं। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और अंतिम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभी तरह के मंत्रों का संग्रह है। इसका मुख्य विषय वनस्पति, औषधि, वशीकरण, जादू टोना और साप आदि है। इस तरह हमने चारों वेदों और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया। अब वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है।
जो कि छंद, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प और व्याकरण है। अब इन्हें याद कैसे करना है? तो सबसे पहला है छंद। तो वेदांग कितने हैं? 6। तो 6 वेदांग से पहला है छंद, ठीक है। बाकी के 5 कैसे याद करने हैं? तो आप एक सेंटेंस याद करें। मैं इसे एक सेंटेंस में बताता हूँ, बस इसे ध्यान से सुने। निरंतर व्याकरण की शिक्षा लेने से व्यक्ति ज्योतिष बन जाता है और कुछ भी कल्पना कर सकता है। ज्योतिष लोग क्या करते हैं? कल्पना करके आपको बताते हैं, है ना, आपका भविष्य बताते हैं। तो एक तरह से कल्पना ही होता है। तो इस सेंटेंस को याद करें कि निरंतर व्याकरण की शिक्षा लेने से व्यक्ति ज्योतिष बन जाता है और कुछ भी कल्पना कर सकता है। इससे आपको बाकी के 5 जो वेदांग हैं वो याद हो जाएंगे और छठा वेदांग आपको पता है, छंद। इस तरह से 6 वेदांग के नाम आपको याद हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है पुराण। तो पुराण में ऐतिहासिक कथाओं का विवरण मिलता है। पुराण नाम से आपको क्लियर है, पुराना, पुराण पुराना, और ऐतिहासिक, इतिहास यानी पुराना। तो पुराण में पौराणिक कथाओं का या ऐतिहासिक कथाओं का विवरण मिलता है। अब इसके रचयिता कौन है? तो पुरानी कथाएं, जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, उन्हें अगर आपको सुनाया जाए तो आप कितने उत्सुकता से सुनते हैं, कितने हर्ष से सुनते हैं, और सुन के बहुत आश्चर्य होता है, खुश होते हैं हम लोग, है ना। तो हर्ष, पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। हर्ष आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है तो आप हर्षित होते हो, हर्ष, लोमहर्ष। और उनके पुत्र उग्रश्रवा। देखो, पुरानी कथाएं आप बहुत ही उत्सुक होकर सुनते हो यानी श्रवा, है ना। उग्र श्रवा, उत्सुक, श्रवण, उत्सुक होकर सुनते हो, तो उग्र श्रवा हो गया। और उससे क्या होता है? हर्षित होते हो, सुन के बहुत खुश होते हो, तो लोमहर्ष। क्लियर है? इसके बाद इसकी संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। हमारे 18 पुराण हैं, ठीक है। इसको भी अगर आपको याद करना है, ऐसे याद कर लो कि कोई चीज़ पुराना है तो कितने साल का है? 18 साल पुराना, तो संख्या 18 है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन है, ठीक है। इसे याद रखो। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो मत्स्य पुराण सबसे फेमस है और सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली मत्स्य पुराण से ही पूछा जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पुराण इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है मनुस्मृति। इसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें अभिलेख आते हैं। अब अभिलेख क्या है? तो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। जो पुराने जमाने के शासक होते थे वो इसके द्वारा अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि अन्य लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके और इसका पालन कर सके। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखें कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी चैप्टर के फैक्ट्स को याद कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैं इस चैप्टर के जो फैक्ट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बताऊंगा और उसे देखते ही देखते आपको याद करा दूंगा, और साथ में तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसे याद करना है। तो एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली रहता है कि कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाए गए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लिस्ट: हाथी गुफा अभिलेख, गिरनार अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, ऐहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, भीतरी अभिलेख और देवपाड़ा अभिलेख। दोस्तों, इसे आपने कितनी बार भी पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता ही है। तो इसे मैं अभी आपको इस तरीके से बताऊंगा कि 100% आप इसको याद कर लोगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, किसी भी चीज़ को याद करने से पहले आपको एक दो बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। पहला, आप जब भी कोई शब्द पढ़ते हो तो उससे दिमाग में जो ऑटोमेटिक पिक्चर आ रहा हो उसको आपको टेकअप करना। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा में आपको हाथी और गुफा से रिलेटेड कुछ दिमाग में आ रहा है, तो आपको इसी से रिलेटेड चीजों को पकड़ना है। और दूसरा है कि आपको चीजों को इस तरह से रिलेट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर शब्द को देखने से आपके दिमाग में वही इमेज आए। आप बहुत से ट्रिक्स ऐसे देखते होंगे, बहुत से चैनल पे या बहुत लोग आपको बताते होंगे, एक कहानी बना दी जिसका उस शब्द से कोई रिलेशन नहीं है, उस कहानी को आप भूल सकते हो। तो आप कहानी ऐसी बनाओ जो उससे बिल्कुल रिलेट करती हो और उसे देखने से वो कहानी आपको ऑटोमेटिक याद आ जाए। अभी कैसे आपको याद करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख। और एक और पॉइंट है कि कभी भी आप इस तरह के फैक्ट्स को उल्टा याद करो। जैसे यहाँ हाथी गुफा अभिलेख है तो आप इसे हाथी गुफा अभिलेख से रिलेट करके खारवेल को याद नहीं करो, आप उल्टा करो। क्योंकि जब आप सीधा याद करते हो और क्वेश्चन अपोजिट आ जाता है
तो फिर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप अपोजिट याद करते हो तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आप आराम से कर लो। तो कोशिश यही करो कि आप अपोजिट याद करो, ठीक है। तो सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख और शासक हैं खारवेल। तो हम खारवेल से स्टार्ट करते हैं। तो खारवेल से आपके दिमाग में क्या आता है? दिमाग में क्या आता है इसका मतलब ये है कि इस शब्द को देखने से बार बार आपके दिमाग में वही आना चाहिए, है ना, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे और याद रख पाओगे। तो खारवेल, तो यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए खावेल, यानी खाना वेल। वेल मतलब काफी अच्छा खासा, ज्यादा, बहुत ज्यादा कौन खाता है? अच्छा खासा कौन खाता है? तो हाथी खाता है ना। हाथी सबसे बड़ा जानवर है और उसकी खुराक भी अच्छी है, अच्छा खाता है। तो इस तरह से आप जैसे ही खारवेल देखोगे आपको याद आ जाएगा हाथी, है ना। आपके दिमाग में ये चित्र याद आ जाएगा कि हाथी अच्छा खासा खाता है, खारवेल तो हाथी गुफा, ठीक है। नेक्स्ट है रुद्र दामन। रुद्र दामन से आपके दिमाग में क्या आता है? रुद्र मतलब बहुत बड़ा, काफी बड़ा। रुद्र मतलब होता है काफी बड़ा। और दामन, दामन मीन्स आपने सुना है चोली दामन, है ना। तो जो लेडीज का पल्लू होता है उसे दामन बोलते हैं। तो साड़ी का जो दामन होता है उसे हम याद करेंगे। तो रुद्र दामन मतलब साड़ी का बहुत बड़ा पल्लू। आप देखते हो कभी कभी किसी फैशन शो में हीरोइनें पहन के आती हैं जिनका बहुत लंबा सा पीछे वो चोली होता है ना, बहुत बड़ा सा दामन। तो दामन जब बहुत बड़ा होगा तो वो जमीन पे गिर के चलेगा। गिर नार, नारी का, है ना। रुद्र दामन, दामन किसका होता है? लेडीज का होता है। तो गिरनार, रुद्र दामन मीन्स जो दामन बहुत बड़ा होगा तो उस नारी का दामन पीछे गिर जाएगा, है ना, गिरनार, रुद्र दामन, ठीक है। नेक्स्ट है गौतमी बलसरी। तो गौतमी बलसरी से सीधा सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए गौतम बुद्ध। गौतमी से गौतम, बलसरी से गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध से कैसे आपको रिलेट करना है, कैसे दिमाग में लाना है कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, है ना। तो वो नास्तिक थे। गौतमी बलसरी से नासिक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्र में बहुत चीजें गुप्त होती हैं, आपको पता होगा। समुद्र या जो भी गहराई की चीज होती है वहाँ पे बहुत सारे गुप्त चीज होते हैं। तो आप इमेजिन करो कि समुद्र में गुप्त रूप से एक सोने का स्तंभ है। आप इस फोटो में देख सकते हो, समुद्र में बिल्कुल बीच में गुप्त रूप से एक स्तंभ है। जैसे ही आप समुद्र गुप्त देखते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक स्तंभ है सोने का, तो प्रयाग स्तंभ लेक, ठीक है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन से आपके दिमाग में क्या आता है? पुलकेशिन, पुल का सीन, ठीक है। तो आप इमेजिन करो एक पुल का सीन है और उसके नीचे एक भंवर, एक होल सा बन रहा है। आप कभी भी नदी की तरफ से गुजरोगे तो जहाँ पे धारा बहुत तेज होती है वहाँ पे देखो आप गोल गोल सा एक होल सा बनता रहता है। तो एक पुल का सीन है और एक बड़ा सा ए होल है। तो आप कभी भी ध्यान रखो, पुलकेशिन जैसे ही आता है आपको ध्यान रखना है पुल का सीन और नीचे एक होल है, तो ए होल, ठीक है। नेक्स्ट है यशोवर्मन। तो यशोवर्मन शब्द से आपके दिमाग में क्या आता है? यशो यानी यश, वर्मन, वर्मन को आप कर दो वर्धन। तो यशो वर्मन यानी यश का वर्धन। अपना यश इतना फैलाना है, इतना बढ़ाना है कि सूर भी मंदा हो जाए, मंद सौर, सौर भी मंदा हो जाए। आपको भी अपने यश को इतना ही बढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है और इतना यश अपना बढ़ाना है कि सूर्य को भी आपको मंदा कर देना है, ठीक है। इस फिगर से आपको याद रखना है यशो वर्मन यानी मंद सौर। इसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से हमारे दिमाग में क्या आता है? स्कंद, बंद, है ना, स्कंद बंद। गुप्त मतलब छुपा के रखा हुआ, बंद करके छुपा के रखा हुआ, गुप्त रखा है तो ये कहीं भीतर ही रखा होगा। तो स्कंदगुप्त यानी भीतरी अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट है विजय सेन। तो विजय सेन से आपके दिमाग में क्या आता है? विजय सेना, विजय सेना, विजय की सेना, है ना, ऐसी सेना है जो हमेशा विजय पाती है। तो वो सेना किसकी होगी? देव की होगी। जो सेना कभी हारती ही ना हो, है ना। कोई भी सेना हो वो कभी ना कभी हारती है, लेकिन वैसी सेना जो कभी हारती ना हो तो वो कौन सी सेना होगी? देव, भगवान, देवों की सेना जो कि हर बार असुरों से जीतती है। तो देव पाड़ा, है ना, विजय सेन, विजय सेना, देवों की सेना, देव पाड़ा अभिलेख, ठीक है। और लास्ट है मिहिर भोज, जिन्होंने की ग्वालियर का अभिलेख स्थापित करवाया था। तो अब इस अभिलेख को याद करने का तरीका आप बताओ कि आपके दिमाग में इससे क्या विजुअल बनता है और इसको आप कैसे याद कर सकते हो। तो इस तरह से आपका प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक धर्म ग्रंथ और अभिलेख खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आप आराम से कर सकते हो। और हाँ, किसी भी चीज को याद रखने के लिए आपको उसे 1-2 बार रिवाइज करना होता है। तो जो चीजें अभी बताई गई हैं वो बेशक आपको याद हो गई होंगी, लेकिन इसे 1 हफ्ते के अंदर आपको दोबारा देखना है ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है, और आप इसे कभी ना भूलो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को कवर करेंगे और उसके भी फैक्ट्स को सेम इसी तरह याद करेंगे कि आप उसे एक बार देखकर हमेशा के लिए याद कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इस वीडियो से फायदा पहुंच सकता हो। इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।